भारत की सभ्यता और संस्कृति की जननी जिसे कहा जाता है, वो राज्य है बिहार। यही वह भूमि है जहां से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों ने अखंड भारत की नींव रखी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को शिक्षा का प्रकाश दिया। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने यहीं से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। गांधी जी का पहला सत्याग्रह यहीं हुआ। संपूर्ण क्रांति का नारा यहीं बुलंद हुआ और आजादी के बाद तक बिहार भारत की राजनीति को रास्ता दिखाता रहा। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को हम कितना संजो पाए हैं, बिहार की अस्मिता को हम कितना बचा पाए हैं और आज का बिहार किन कारणों से जाना जाता है, यह सवाल भी हमें अपने आप से पूछना होगा। हम सिर्फ इतिहास पर गर्व कर अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर सकते। हमें समझना होगा आज के बिहार की स्थिति क्या और हमारे राजनेताओं से कहां चूक हो रही है। यह चुनावी साल भी है बिहार के लिए, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम बिहार की चुनौतियों पर, समस्याओं पर, वर्तमान की स्थितियों पर एक पैनी निगाह डालें और पुनर्विचार करें कि आखिर हमारे सपनों का बिहार आज आखिर किस स्थिति में मुंह बाए खड़ा है। क्योंकि बिहार दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का भी दिन है। यह सोचने का समय है कि आखिर क्यों एक समय ज्ञान और सत्ता का केंद्र रहा बिहार आज विकास के पायदान पर सबसे नीचे खड़ा है, और क्यों यहां के लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। आज बिहार दिवस के मौके पर हम आपको बिहार की वर्तमान स्थिति से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम पूछने जा रहे हैं बिहार के सत्ताधीशों से वो सवाल जो आज के दिन पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि मेरे मन में बिहार की स्थिति को लेकर जो टीस है, वो यह टीस सभी बिहारियों की, उसे बार बार पूछा जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और थोड़ा करीब से देखते हैं हमारे, आपके और देश के हिस्से के बिहार को। नमस्कार, मेरा नाम आकाश आनंद है। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर बिहार का राजनीतिक किस्से कहानियों वाला कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। शुरुआत हम करेंगे बिहार में रोजगार की स्थिति से, क्योंकि हमारे हिसाब से यही बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर 17.21% थी, जो 2021 में घटकर 13.3% हो गई थी। लेकिन हाल में ये आंकड़े फिर से बढ़े। कैसे, थोड़ा यही जान लीजिए। राज्य में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 31% युवा ना तो किसी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, न ही नौकरी कर रहे हैं और न ही किसी प्रशिक्षण का हिस्सा है। यानी पूर्ण रूप से 15 से 29 साल के 31% युवा शुद्ध बेरोजगार हैं बिहार में। इसमें महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां 56.7% युवतियां न तो पढ़ रही हैं और न ही काम कर रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 4.3% है। भारत में बेरोजगारी दर 3.4% है। भारत के बेरोजगारी दर से बिहार का बेरोजगारी दर कहीं अधिक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 4.1% ही है। और अगर हम 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की बात करें तो इनके बीच बेरोजगारी दर 20.1% है। यानी कि 15 से 29 साल के 20% युवा इस राज्य में बेरोजगार हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 12.4% का है। अब आंकड़ों के खेल में आप मत उलझिए, हम आपको थोड़ा आसान करके समझाते हैं। दिलचस्प बात है कि लगभग सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में रोजगार का मुद्दा हर बार शामिल करती है। इसके लिए आए दिन धरना, प्रदर्शन, रैली और यात्राएं होती रही। सरकारें अपने वादों को पूरा करने में फेल होती रही। उदाहरण के लिए साल 2023-24 में केवल 26,843 लोगों को रोजगार मिला, जबकि हर साल लाखों लोगों को नौकरी देने का वादा सरकार करती आई है। शिक्षा की स्थिति पर भी थोड़ा गौर करते हैं।
बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% है। यानी भारत की साक्षरता दर से 12% पीछे है बिहार। यह बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए साक्षरता के मामले में बिहार निचले पायदान पर आता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 72,663 है, जिनमें से 69% स्कूलों में शिक्षकों की भारी किल्लत है, भारी कमी है। आप सोचिए, 69% सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही पर्याप्त संख्या में नहीं, कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल तक नहीं। वे स्कूल कैसे चलते होंगे, आप जरा सोच लीजिए। उच्च शिक्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन कॉलेजों में सेमेस्टर लेट आम बात है। इस दिशा में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बात होती है, हम बिहार के स्वास्थ्य पर बात करते हैं। राज्य में प्रति 22,000 लोगों पर केवल एक एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध है। कितने पर? 22,000 लोगों पर मात्र एक। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानक के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक चिकित्सक होने चाहिए। यानी कि अभी 22,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि होना यह चाहिए कि प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नीति आयोग के 2023-24 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, प्रबंध नहीं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, यह हर बार कहा जाता है कि सरकार प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335.80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बजट के तहत राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,500 नए अस्पताल भवनों के निर्माण की योजना बनाई। इसके अलावा राज्य में 66,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताएं शामिल। साथ ही 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना है, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। मैं कह रहा हूं उम्मीद। आर्थिक पिछड़ापन भी बिहार का सबसे बड़ा समस्या है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 77% कम है, जिस कारण बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग के अनुसार बिहार की शहरी गरीबी दर 32.91% है, जबकि देश का औसत 23.62% है। ओवरऑल गरीबी दर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य की आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण औद्योगिक विकास की धीमी गति है। साल 2013-14 में जहां 3,132 कारखाने थे, 2022-23 में यह संख्या घटकर 2,782 रह गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण बड़े निवेशक राज्य में आने से हिचकते रहे हैं। शिक्षा और पलायन के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है और कई सालों से हम बिहार के लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। पलायन पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पलायन पर इन दिनों प्रशांत किशोर से लेकर कन्हैया कुमार तक बात कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पलायन की दर में कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी यह बहुत बड़ी समस्या है। कुछ सालों पहले तक बिहार के लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा कम हो रहा है। इनमें अधिकांशतः 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा शामिल हैं। क्यों बाहर जाते हैं बिहार से लोग? क्योंकि राज्य में रोजगार के अवसर हैं ही नहीं। वे बाहर जाते हैं और वहां बिल्डिंग, खेती, नौकरी आदि क्षेत्रों में काम करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। बड़ी संख्या मजदूरी करने वालों की है। बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा अपराध का भी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, या यूं कहें कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2,70,096 क्राइम दर्ज किए गए थे। 2020 की तुलना में यह थोड़ा अधिक है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि 2021 में यहां क्राइम रेट प्रति लाख जनसंख्या पर 218.6 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 445.9 का है। यानी औसतन देश में जितने क्राइम हो रहे हैं, बिहार में उससे बहुत कम। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने क्राइम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में बिहार में 3,138 हत्याएं, 1,000 डकैती, 1,500 बलात्कार और 4,500 अपहरण के मामले दर्ज किए गए। पुलिस बल की संख्या के संदर्भ में 2021 में बिहार में कुल 85,000 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। इस हिसाब से राज्य की 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 70 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। यानी प्रति 1 लाख व्यक्ति के लिए कम से कम, या यूं कहें कि 150 पुलिसकर्मी कम पड़ते हैं।
पटना में बैंक डकैती, मुजफ्फरपुर में सामूहिक हत्या जैसे उदाहरण हैं जिससे बिहार की जनता रोजाना रूबरू होती है। जहरीली शराब से मौतें भी बिहार में आम हो गई। अक्टूबर 2024 में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंच गई थी। जहरीली शराब के सेवन से सिवान में 20 और सारण में 12 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। बाढ़ बिहार के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, जहां राज्य की कुल आबादी के 76% लोग बाढ़ संभावित क्षेत्र में रहते हैं और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। राज्य में बाढ़ से होने वाले औसत वार्षिक नुकसान का सही आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में मिलता है कि पिछले वर्षों में 17 जिलों में आई बाढ़ से लगभग 1.71 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 8.5 लाख घर नष्ट हो गए और लगभग 8 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। चुनौतियां और भी हैं, समस्याएं और भी हैं, गौरवान्वित होने के लिए भी कारण है, लेकिन मेरा सवाल है कि बिहार की ये समस्याएं हमारा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? हम क्यों नौकरी और शिक्षा का सवाल अपने नेताओं से नहीं पूछ पाते? हम क्यों अपने अधिकारियों से या यूं कहें उनसे अपने हिस्से का सवाल जवाब नहीं करते? अपने अधिकारों से वंचित हैं और आंखें बंद कर बस वोट डाले जा रहे हैं। और यह किसी एक सरकार या पार्टी की बात नहीं, बिहार की स्थिति आज से नहीं है, कई सालों से। इस बीच कई सरकारें रही और सब सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन उनकी तरफ से भी, उनकी सरकार की तरफ से भी, दोनों पक्षों की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हमें लगा हो कि बिहार के गौरव को वापस लाने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हम गौतम बुद्ध पैदा नहीं कर सकते, नालंदा फिर से आबाद नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा की स्थिति तो ठीक कर सकते हैं। जो स्कूल और कॉलेज हैं उन्हें तो बचा सकते हैं, वरना फिर क्या अर्थ है बिहार दिवस का? मैं यह सवाल आप तमाम दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप अपने विवेक से काम लें और मुझे बताएं कमेंट कर कि बिहार में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और इसके बाद यह भी बताएं कि क्या इस बार का बदलाव संभव है क्या, या फिर आपको लग रहा है कि जो स्थिति है वो स्थिति यथावत ही बनी रहेगी। आप बिहार दिवस को लेकर क्या सोचते हैं? जो प्रमुख मुद्दे हमने आपको गिनाए, क्या उन प्रमुख मुद्दों से आप भी भली भांति कायदे से परिचित हैं और आप यह मानते हैं कि वाकई ये तमाम मुद्दे राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है? इसके अतिरिक्त आपको अगर और कोई मुद्दे और कोई एजेंडे आपको ऐसे लग रहे हो जिस पर बिहार की सरकार को, बिहार की व्यवस्था को, वहां के आम जनमानस को सोचनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बता सकते हैं। बाकी बिहार दिवस की आप तमाम बिहारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। खबर लिखा है प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।